एचडी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट नियम। जी हाँ, फजांस का नियम। काश्मीर फजांस द्वारा 1924 में प्रस्तावित ये नियम अद्वितीय है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है और इसका जो क्वेश्चंस है भैया बहुत अच्छे से टेक्निकल टाइप से क्वेश्चंस बन के आता है और अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव लेवल पर वनडे एग्जाम्स में एमसीक्यू के रूप में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जी हाँ, तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार नियम है फजांस का नियम। इसकी एक एक बात इम्पोर्टेंस है और उस एक एक बात को आपको बखूबी ध्यान देना है। और अगर आपको ये वीडियो शानदार लगता है तो इसको भैया लाइक करना नहीं भूलना है, इसको कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। देखिए, लाइक करने में, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ना ही आपके पैसे लगते हैं, ठीक है। बस आपका सपोर्ट हमको मिल जाएगा तो हमारा और ही मन लगता है कि हम आप तक इसी तरह की कंटेंट निरंतर प्राप्त कराते रहें। आपको निरंतर इस तरह के वीडियो हम बनाते रहें, वो भी मोस्ट टॉपिक्स पर, और आपको यूँ ही जानकारी देते रहें। तो आज का जो ये वीडियो है भैया फजांस का नियम, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। जो भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप एनरोल्ड हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आपको पूरे YouTube पर इस तरह से एक एक चीज़ क्लियर नहीं बताई जाएगी जिस तरह से इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल एचडी केमिस्ट्री पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे कि प्रत्येक वीडियो हमारा आप तक पहुंचता रहे और आप निरंतर उनको वॉच कर सकें। उनके माध्यम से आप अपना जो है केमिस्ट्री का जो टैलेंट है, नॉलेज है, वो आप गेन कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, बस वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ तरह से फजांस का नियम क्लियर कराया जाएगा। इसलिए वीडियो को बहुत गौर से, बहुत अच्छी ढंग से समझना है भैया। फजांस रूल, फजांस रूल, फजांस का नियम। फजांस का नियम, ये नियम 1924 में दिया गया था। 1923-24 इसका जो है पब्लिश्ड ईयर माना जाता है। ये काश्मीरी फजांस ने ये नियम दिया था भैया। जी हाँ, काश्मीरी फजांस द्वारा ये नियम प्रस्तुत किया गया है और ये नियम आयन ध्रुवण पर कारकों को व्यक्त करता है। आपने अगर आयन ध्रुवण से रिलेटेड पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसी आयन ध्रुवण, उस घटना को आप आयन ध्रुवण भी कहते हैं। आयन ध्रुवण पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, उन कारकों को स्पष्ट किया गया है फजांस के नियमों द्वारा। फजांस के नियमों द्वारा आयन ध्रुवण, जैसा कि हमने बताया था आपको कि जब भी कोई धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं भैया, तो उनमें आयन ध्रुवण होता है। धनायन द्वारा ऋणायन का आयन ध्रुवण होता है और ऋणायन द्वारा धनायन का आयन ध्रुवण होता है। लेकिन धनायन छोटे आकार का होता है, इसलिए उसमें ये प्रभाव नगण्य माना जाता है। सो मानते हैं आप कि धनायन द्वारा ऋणायन का आयन ध्रुवण होता है। अब इस आयन ध्रुवण कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, ये आयन ध्रुवण किन किन कारकों पर निर्भर करेगा,
उसको स्पष्ट किया जाता है फजांस रूल से। ये फजांस का रूल है। इसके अलावा भैया आयन ध्रुवण से क्या होता है, जैसे आयनों के बीच कौन सा बंध बनता है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनता है आयनों के बीच, और ये प्योर नहीं होता है। वैज्ञानिक फजांस का मानना है कि चाहे बॉन्ड आयनिक हो और चाहे बॉन्ड कोवैलेंट हो, आयनिक हो चाहे कोवैलेंट हो, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध, तो चाहे भैया आयनिक बंध हो और चाहे कोवैलेंट बंध हो, वो विशुद्ध नहीं होता है, वो एकदम शुद्ध नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड में भी कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड में भी कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं। तो आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण या आयनिक बंध में कोवैलेंट कैरेक्टर किन किन कारकों पर, जो आयनिक बंध में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वो कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, इसी को स्पष्ट किया है वैज्ञानिक फजांस ने। इसे कहते हैं फजांस के नियम। तो जब धनायन और ऋणायन के बीच बॉन्ड बनता है तो वो बेसिकली आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन उस आयनिक बंध में आयन ध्रुवण के कारण कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, कुछ सहसंयोजी गुण भी होता है। तो आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण की उत्पत्ति या सहसंयोजी गुण, उत्पन्न सहसंयोजी गुण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, या आयन ध्रुवण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उनका वर्णन फजांस के नियम हैं। उन कारकों का वर्णन किया गया है इस नियम में, उसे आप फजांस के नियम कहते हैं। तो इसमें भैया कौन कौन से कारक हैं, एक एक कारक को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। धनायन का छोटा आकार, धनायन का छोटा आकार और उच्च आवेश। जी हाँ, धनायन का छोटा आकार और उच्च आवेश। धनायन यानी कि कैटायन, कैटायन छोटे आकार का होना चाहिए। कैटायन जितना ही छोटा होगा और उस पर आवेश जितना ही ज़्यादा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही अधिक होगी, और वहाँ पर आयन ध्रुवण उतना ही अधिक होगा। और जब आयन ध्रुवण अधिक होगा तो उस आयनिक बंध में कोवैलेंट कैरेक्टर, सहसंयोजी लक्षण उतना ही ज़्यादा होगा। जी हाँ, तो भैया धनायन छोटे आकार का होना चाहिए तो, और आवेश उच्च होना चाहिए, तो बड़े धनायन की तुलना में छोटे धनायन द्वारा ध्रुवण अधिक होता है, और वहाँ पर सहसंयोजी लक्षण क्या होता है भैया, बढ़ता है। तो धनायन की साइज घटने के साथ साथ सहसंयोजी लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन। जी हाँ, कैटायन का जो साइज है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कैटायन का साइज जितना ही छोटा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान देना होता है। अब सपोज डेट दिया जाए भैया KCl और NaCl, ठीक है, KCl दिया है भैया, NaCl दिया है और LiCl दिया है, लिथियम क्लोराइड। जी हाँ, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें कौन ज़्यादा सहसंयोजी है या किसमें सहसंयोजी लक्षण अधिक है, तो देखिए भैया यहाँ पर है K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यहाँ पर है आपका Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यहाँ पर है। बिल्कुल एक एक बात आपको ध्यान देनी है, बहुत ही अच्छे ढंग से आज आपको फजांस का नियम बताया जाएगा।
Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव जी। तो आवेश तो भैया बराबर है धनायन पर। अब धनायन की साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज क्या हो रही है धनायन की, घट रही है। क्यों घट रही है भैया? क्योंकि ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपका फर्स्ट ए वर्ग होता है। फर्स्ट ए वर्ग के एल्कली मेटल्स है ये, ठीक है। और जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो साइज क्या होती है भैया? साइज इंक्रीज होती है। क्या होती है? साइज इंक्रीज होती है। इसलिए लिथियम से बड़ा है भैया सोडियम, और सोडियम से बड़ा है भैया पोटेशियम, ठीक है। तो जब ये आपके जो है साइज इस तरह से, तो इसी तरह इनमें आयनों के भी साइज इसी तरह के ऑर्डर में होंगे, मिलके इनकी आयनिक रेडियस भी इसी ऑर्डर में होगी, है ना। जिस ऑर्डर में एटॉमिक रेडियस है उसी ऑर्डर में आयनिक रेडियस होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा धनायन कौन सा है? लिथियम धनायन। और इसमें सबसे बड़ा धनायन कौन सा है? पोटेशियम धनायन। इसलिए लिथियम सबसे छोटा है, सो यहाँ पर सबसे ज्यादा आयन ध्रुवण होगा। जी हाँ, तो सबसे ज्यादा सहसंयोजी लक्षण लिथियम क्लोराइड में होंगे। तो सहसंयोजी लक्षण या कोवेलेंट कैरेक्टर का ये जो है बढ़ता हुआ ऑर्डर हो जाएगा। KCl से अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर होगा NaCl में, और उससे अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर होगा LiCl में। तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और जब आयनिक कैरेक्टर घटता है तो गलनांक क्वथनांक घटते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिकों की गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। गलनांक पूछ दिया जाता है, क्वथनांक पूछ दिया जाता है। हम आपको बता चुके हैं कि फजांस नियम के जो कारक हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। फजांस नियम में जो बिंदु दिए गए हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, उनसे किसी भी तरह का क्वेश्चन बन के आ सकता है। हम आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का वीडियो लेकर आएंगे, तब आपको बात समझ में आएगी कि भैया फजांस रूल से कितने ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस एग्जामों में आते हैं और किस तरह से आते हैं, किस तरह से नीट, जेई, है ना, या आपका CUET में किस तरह से इसको घुमा के जो है पूछ दिया जाता है, और उस समय हम कई प्रकार का दिमाग लगाते हैं। इसलिए भैया एक बार फजांस नियम पर जरूर विचार करें। अगर क्वथनांक, गलनांक या फिर आयनिक लक्षण, ठीक है, सहसंयोजी लक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें एक बार विचार जरूर करें कि ये फजांस नियम का क्वेश्चन तो नहीं है। अगर आप ये विचार करेंगे तो निश्चित ही आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अब भैया दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक है उल्टा इसका, ऋणायन का बड़ा साइज, लार्ज साइज ऑफ एनायन। वैसे भी एनायन लार्ज साइज के होते हैं, लेकिन जितना ही लार्ज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। वहां पर आयन ध्रुवण उतना ही अधिक होगा। तो छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन, ऐसे ध्यान दे सकते हो। छोटा धनायन स्मॉल एनायन और लार्ज कैटायन। वैसे भी एनायन लार्ज ही होता है, लार्ज एनायन और स्मॉल कैटायन। जी हाँ, धनायन छोटा हो, ऋणायन बड़ा हो। तो ऋणायन जितना ही बड़ा होता है वहां पर आयन ध्रुवण उतना ही ज्यादा होता है, और उस आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण उतने ही अधिक होते हैं भैया। तो ये दूसरा कारक है भैया बड़ा ऋणायन। बड़ा ऋणायन मतलब लार्ज एनायन। तो जितना ही बड़ा आपका ऋणायन होगा, ऋणायन का आकार जितना ही बड़ा होता है और उतना ही ज़्यादा वहाँ पर भैया आयन ध्रुवण होता है। तो किसी धनायन द्वारा छोटे ऋणायन का आयन ध्रुवण कम होता है, बड़े ऋणायन का आयन ध्रुवण अधिक होता है। तो ऋणायनों की जो ध्रुवणीयता है वो ऋणायन की साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है
और इसी कारण आपका कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। चलिए इसका भी हम एक जो है एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक एग्जाम्पल से बात आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल नियम है फजांस के, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, और एग्जामों में लेकिन मोस्ट बहुत हैं, एग्जामों में पूछे बहुत जाते हैं। इस वजह से भैया पूरे वीडियो का आनंद लें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको समझ में आता है, इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। लिथियम फ्लोराइड है, जैसे लिथियम क्लोराइड है भैया, मतलब धनायन हमने क्या कर दिया, धनायन फिक्स कर दिया। और लिथियम भैया लिथियम ब्रोमाइड है और लिथियम आयोडाइड है। अब यहां पर देखिए धनायन है लिथियम, ऋणायन है यहाँ फ्लोराइड, यहाँ धनायन लिथियम है, यहाँ क्लोराइड ऋणायन है, यहाँ पर धनायन आपका लिथियम है, ब्रोमाइड ऋणायन है, यहाँ भी धनायन लिथियम है, आयोडाइड ऋणायन है। अब हम बात करते तो धनायन तो भैया फिक्स है, एक जैसा है धनायन को, गौर से देखिए धनायन एक जैसा है। अब यहाँ पर जो आयन ध्रुवण की कंडीशन जो डिपेंड कर रही है वो साइज ऑफ एनायन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो साइज ऑफ एनायन पर मतलब जो आपकी पोलराइजेबिलिटी होती है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन यानी ऋणायन की ध्रुवणीयता होती है, वो आपकी साइज ऑफ एनायन पर डिपेंड होती है, ऋणायन के साइज के समानुपाती होती है। ऋणायन का साइज जितना ही ज़्यादा होगा वहाँ पर पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो अब हेलोजन फैमिली में बात की जाए तो भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपके हेलोजन हैं। और हेलोजन का ये वर्ग है और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर साइज क्या होता है, साइज भैया इंक्रीज होता है, बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है पीरियोडिक टेबल से। इस वजह से यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर हो जाएगा वो क्लोरीन, फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन और सबसे बड़ा आयोडीन, ये एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर होगा। जी हाँ, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का ये ऑर्डर होगा। अब धनायन परमाणु से छोटा होता है लेकिन ऋणायन परमाणु से बड़ा होता है, तो ऋणायन भी इसके बड़े होंगे, बट जो ऑर्डर होगा वो यही रहेगा, ठीक है। तो F नेगेटिव से बड़ा होगा, Cl नेगेटिव इससे बड़ा होगा, Br नेगेटिव इससे बड़ा होगा, I नेगेटिव। तो ये भैया ऑर्डर होगा आयोनिक रेडियस का, आयोनिक रेडियस का ये ऑर्डर होगा। तो जो ऑर्डर एटॉमिक रेडियस का होता है वही ऑर्डर आयोनिक रेडियस का होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, फ्लोराइड, और सबसे बड़ा कौन है, आयोडाइड। जी हाँ, तो सबसे छोटा ऋणायन है फ्लोराइड और सबसे बड़ा ऋणायन है आयोडाइड। इसलिए ऋणायन जितना ही बड़ा है उसमें सहसंयोजी लक्षण, ध्रुवणीयता उतनी ही ज़्यादा है, इसलिए ये ऑर्डर हो जाएगा सहसंयोजी लक्षण का, कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे कम सहसंयोजी होगा लिथियम फ्लोराइड, उससे ज़्यादा लिथियम क्लोराइड, उससे ज़्यादा लिथियम ब्रोमाइड और सबसे ज़्यादा सहसंयोजी होगा यहाँ पर लिथियम आयोडाइड। क्लियर हुई बात? दोनों कारक आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ आए होंगे, बहुत अच्छे ढंग से हमने दोनों को बताया है। इसके बाद भैया तीसरा जो यहाँ पर कारक है वो है आपका आयनों पर अधिक आवेश, आयनों पर अधिक आवेश। जी हाँ, धनायन हो या ऋणायन हो, उन पर अगर आवेश उच्च है, आवेश अधिक है, तो ऋणायन पर अधिक आवेश होने से वहाँ पर पोलराइजेबिलिटी अधिक होती है और धनायन पर अधिक आवेश होने से उसकी पोलराइजिंग पावर अधिक होती है।
ठीक है, ये तो ध्यान दे ही सकते हो, आवेश। इसके बाद भैया अगला कारक है धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या नेचर ऑफ कैटायन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की है हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, धनायन का भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह का होता है, एक आपका आभासी अक्रिय गैस विन्यास, आभासी अक्रिय गैस का विन्यास, और दूसरा भैया अक्रिय गैस का विन्यास। अक्रिय गैस का विन्यास मतलब अक्रिय गैस का विन्यास एकदम स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास मतलब, या इसको अनक्रिय गैस का विन्यास भी कह सकते हो, मतलब ऐसे धनायन जिनके बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और विन्यास आपका S2P6 और D10, इस तरह से ये ऑर्बिटल्स आपके भरे होंगे S-P-D। लेकिन अक्रिय गैस का जो धनायन होगा उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिस प्रकार से अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी प्रकार ऐसे धनायन मतलब जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धनायन बन जाते हैं, तो उस धनायन का विन्यास अगर अक्रिय गैस विन्यास से मैच कर रहा है, उसके बाहरी सेल में, बाहरी कोश में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो अक्रिय गैस विन्यास कहलाता है। अक्रिय गैस का विन्यास कहलाता, वो स्थायी विन्यास कहलाता है। वहां पर S2 और P6 ऑर्बिटल्स होते हैं। जी हाँ, या उपकोष, S उपकोष और P उपकोष, इस तरह का लास्ट में आपको विन्यास मिलेगा। तो ये अक्रिय गैस संरचना है और ये अनक्रिय गैस संरचना है या आभासी अक्रिय गैस संरचना है। तो अगर आभासी अक्रिय गैस संरचना का विन्यास रखने वाला धनायन है और एक मतलब दो धनायन है आपके पास, एक धनायन की बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हैं और एक धनायन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन साइज उनके लगभग बराबर हैं, साइज लगभग बराबर है, साइज लगभग बराबर है, लेकिन विन्यास में अंतर है। तो जिस धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोलराइजिंग पावर अधिक होगी, वो आयन ध्रुवण अधिक करेगा। तो आभासी अक्रिय गैस संरचना का धनायन अक्रिय गैस संरचना के धनायन की तुलना में अधिक ध्रुवण करता है, अधिक आयन ध्रुवण करता है। इस वजह से वहां पर भैया सहसंयोजी लक्षण भी अधिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका एक उदाहरण है, जैसे कि कॉपर है भैया, कॉपर Cu डबल पॉजिटिव और Pb डबल पॉजिटिव, ये दो धनायन लिए हमने आपके, कॉपर Cu डबल पॉजिटिव क्यूप्रिक आयन और लेड Pb डबल पॉजिटिव, दोनों के जो साइज हैं वो लगभग बराबर हैं। दोनों कैटायंस पर आवेश भी बराबर है, दोनों कैटायंस के साइज भी लगभग बराबर हैं। अब बात ये आती है कि ध्रुवण क्षमता किस आयन की ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर Pb डबल पॉजिटिव की ध्रुवण क्षमता अधिक होती है, Cu डबल पॉजिटिव की ध्रुवण क्षमता कम होती है, क्योंकि Pb डबल पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 18 इलेक्ट्रॉन वाला, बाहरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के आप चेक भी कर सकते हैं, तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। ये कंप्लीट जानकारी मिली हमें फजांस के नियम से। फजांस के नियम में इन्हीं कारकों का डिस्क्राइब किया गया, इन्हीं कारकों को का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर पर भी फजांस नियम को यूज कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आप बेहतर समझ में आया है तो भैया कमेंट तो बनता है, कमेंट और लाइक
करना नहीं भूलना है इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत मोस्ट है सभी के लिए। जी हाँ, तो बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये वीडियो और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको इसको ध्यान रखना है फजांस रूल को, राइट। फजांस रूल को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा फजांस रूल से हम क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट में, उसको समझ लेते हैं। फजांस रूल कैन बी समराइज्ड एज फजांस रूल से आप क्या क्या समरी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक की समरी निकाल सकते हो, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक की समरी निकाल सकते हो। और भैया कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक की समरी निकाल सकते हो, मतलब कंडीशन। तो एक साथ इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कब आयनिक लक्षण ज़्यादा होगा बॉन्ड में और कब कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा बॉन्ड में। तो आयनिक के केस में भैया लार्ज यानी कि बड़ा कैटायन होना चाहिए, कैटायन लार्ज होना चाहिए, ठीक है। और कोवैलेंट कैरेक्टर कब ज़्यादा होगा, जब आपका स्मॉल होगा कैटायन, स्मॉल कैटायन मतलब धनायन छोटा होगा, और अगर धनायन बड़ा है तो वहाँ पर आयनिक लक्षण ज़्यादा होगा, ध्यान रख पाएंगे। इसका उल्टा भैया स्मॉल एनायन ऋणायन, जी हाँ, एनायन का मतलब ऋणायन आपका छोटा होना चाहिए, छोटा ऋणायन है तो वहाँ आयनिक लक्षण ज़्यादा होगा। इसके अलावा भैया यहाँ लिख सकते हो आप लार्ज एनायन मतलब बड़ा ऋणायन है तो वहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। यही सारी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं, ठीक है। इसके अलावा धनायन है तो धनायन पर स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो धनायन पर स्मॉल चार्ज हो तो वहाँ पर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका तीसरा आता है लार्ज चार्ज, आवेश अगर अधिक है तो वहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। तो ये आपके इसके कंक्लूजन थे। इसके अलावा और भी इसके कंक्लूजन हैं, मतलब कंसिक्वेंस ऑफ फजांस रूल का सबसे महत्वपूर्ण कंसिक्वेंस है आयनिक बॉन्ड में सहसंयोजी गुण, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। जी हाँ, कोवैलेंट कैरेक्टर, कंसिक्वेंस ऑफ फजांस रूल के कंसिक्वेंस क्या हैं, ठीक है। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, जी आयनिक बॉन्ड में सहसंयोजी लक्षण, ये सबसे महत्वपूर्ण कंसिक्वेंस है फजांस रूल का। जी हाँ, जो कि आयनिक विभव पर डिपेंड करता है, आयनिक विभव फाई। जी हाँ, आयनिक विभव फाई, आयनिक विभव फाई का मतलब क्या होता है, धनायन पर आवेश बटे धनायन की त्रिज्या, धनायन पर आवेश अब बटे धनायन की त्रिज्या भैया, यानी साइज। तो चार्ज ऑफ कैटायन मतलब फाई बराबर भैया चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ कैटायन।
तो चार्ज यानी Z प्लस अपॉन साइज यानी R प्लस, ये आपका फाई होता है, आयनिक विभव फाई। तो धनायन पर आवेश और धनायन की त्रिज्या के अनुपात को आयनिक विभव फाई कहते हैं, और आयनिक विभव फाई के बराबर धनायन की ध्रुवण क्षमता होती है। ठीक है, मतलब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, धनायन की ध्रुवण क्षमता बराबर होती है फाई के, और भैया फाई बराबर क्या होता है, Z प्लस अपॉन R प्लस, मतलब चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। तो आयनिक विभव फाई ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंस है। इसकी सहायता से आप बड़े आसानी से आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो बड़े ही आसानी से। और आप इस पर जो है MCQ क्वेश्चन पर इतने मात्र से आप दिमाग लगा सकते हैं। माइंड का इस्तेमाल करिए। ध्यान रखिए, धनायन की ध्रुवण क्षमता आयनिक विभव के बराबर होती है, आयनिक विभव पर निर्भर करती है, और आयनिक विभव धनायन पर आवेश और धनायन की त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी बात से आप निकाल सकते हैं इनके मान। ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव है, Mg डबल पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है, तीन धनायन आपके भैया Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव जी। तो ये तीन धनायन हैं। इनमें आप साइज के हिसाब विन्यास बनाएंगे तो एक से बनेंगे, इनके साइज लगभग इनके समान ही हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको फाई निकालना पड़ेगा। तीनों के लिए फाई के मान आप निकालेंगे क्रमशः, तो 1.04 आएगा, 1.04 Na पॉजिटिव के लिए, Mg डबल पॉजिटिव के लिए 3.06 और Al3 पॉजिटिव के लिए आएगा भैया 6.9। इससे आप अब आराम से इस पर सोच सकते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए कि भैया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, एक मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और एक मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, इसके अलावा एक सोडियम का ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड। इसमें बताओ सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें है? तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? जिसमें पोलराइजिंग पावर धनायन की ज़्यादा होगी, मतलब फाई का मान ज़्यादा होगा, तो एल्यूमिनियम। जी हाँ, तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, और सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर या सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड में हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। इसके अलावा एक चीज़ आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी थी, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध या विकर्णी समानता, डायगोनल रिलेशनशिप। दूसरा इसका कंसिक्वेंस है भैया डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप विकर्णी संबंध या विकर्णी समानता। आपने सुना है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध होता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध होता है। बेरिलियम Be डबल पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इनमें विकर्ण संबंध होता है। इनके बहुत सारे लिथियम जैसे आपके जो छोटे तत्व हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, ये नीचे आता सोडियम, मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम। ठीक, तो आवर्त 1, आवर्त 2 और 3 आपके जो मतलब छोटे आवर्त हैं, उनके छोटे तत्वों में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का विकर्ण संबंध
एल्यूमिनियम के साथ। लिथियम के गुण मैग्नीशियम से समानता रखते हैं, बहुत सारे गुण, और बेरिलियम के बहुत सारे गुण एल्यूमिनियम से समानता रखते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके आयनिक विभव फाई के मान लगभग बराबर होते हैं। जी हाँ, इनका आयनिक विभव फाई का मान लगभग बराबर होता है, इसलिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम गुणों में समानता रखते हैं। इसके अलावा जब आपका तीसरा जो आपका मतलब कंसिक्वेंस आता है वो आता है भैया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर आता है, तो उससे आप देखिए जब भी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक यौगिक के मेल्टिंग पॉइंट उच्च होते हैं, अधिक होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। इस वजह से आयनिक लक्षण और कोवेलेंट लक्षण के आधार पर आप उनके मेल्टिंग पॉइंट पर भी विचार कर सकते हैं। ये भी इसी का कंसिक्वेंस आ जाएगा। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, विलेयता, सॉल्युबिलिटी भी आयनिक लक्षण और कोवेलेंट लक्षण के जरिए आप ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायकों में पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी को भी निश्चय कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी का भी क्वेश्चन यहीं से बन के आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कोवैलेंट नेचर, सहसंयोजी प्रकृति, तो ये सारे कंसिक्वेंस थे फजांस रूल के। फजांस रूल बहुत ज़्यादा मोस्ट है। अब आप इस पूरे वीडियो को पढ़ने के बाद, पूरा फजांस वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद अच्छे से समझ गए होंगे, आपको खुद आभास हो रहा होगा कि भैया कितने तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकते हैं। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसका हम अलग से वीडियो आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो इसी तरह के वीडियो कंटेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्ययन के लिए आप अगर हमारे YouTube चैनल HD केमिस्ट्री पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप तक हमारा प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक छोटा सा प्रयास सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल HD केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।